आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनसीएफ है। इससे पहले जो है हमने देखे असेसमेंट, आरटीई और अब जो है देखने वाले एनसीएफ। एनसीएफ एनसीएफ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पता है? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है किसी को कुछ? यस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो है ना, इससे पहले जो है अलग अलग फ्रेमवर्क आ चुके थे। जैसा जो है 1975 में आया था, 1988 में आया था और 2000 में आया था। 3 मरतबा जो है आ चुके थे। फिर उसके बाद में कब आया? 2005 में। ये जो थे ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर थे। बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है? और ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर है। कंस्ट्रक्टिविज्म पर वो जो थे वो इमिटेशन, प्रैक्टिस, ड्रिल, ये चीजों पर थे। और जो है ये कौन से इस पर है? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही जो है एनसीएफ 2005 है। उसी पर जो है आज की पूरी पेडागोजी, पूरा एजुकेशन सिस्टम और एनईपी 2020 भी जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही चल रही है। ये क्लियर है अपना? अब यहां से जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के अलावा दो चीजों में जो है कंफ्यूज मत होना। एक है एनसीएफ और दूसरा है एनसीएफटी 2009। देखो एनसीएफ तो मालूम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर, ये 2009 में आया था। और इसी के से मिलते जुलता एक लफ्ज है एनसीटी, जो अभी बहुत ज्यादा फॉर्म में है। एनसीटी एक्ट के इससे ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हाँ, तो ये तीनों में जो है कंफ्यूज मत होना। एनसीएफ अलग है, नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल, ठीक है। दूसरा जो है एनसीएफटी और जो है एनसीटी, ये तीनों में जो है थोड़ा फर्क जहन में रखना। अभी जो आरटी लागू है वो जो है इसके गाइडलाइन के मुताबिक है। ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म इसके मुताबिक चल रहा है। और इसके मुताबिक जो फ्रेमवर्क तैयार करना था टीचर के एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग वगैरह या दूसरे, वो एनसीएफटी ने जो है तैयार किया, वो तैयार करेगी। एनसीएफ 2005 को, एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी ने जो है पब्लिश किया था। एनसीईआरटी ने जो है इसको 2005 में पब्लिश किया था। इसके लिए जो है तकरीबन 10 लाख की जो है ग्रांट भी जो है क्या हुई थी? अलॉट हुई थी। इसको जो है इससे पहले जो आए थे 1975, 1988 और 2000, ये तीन जो है इससे पहले जो है एनसीएफ आ चुके थे। उसके बाद में जो है आया एनसीएफ 2005 और अभी यही चल रहा है। एनसीएफ 2005 ही चल रहा है। इसका चेयरपर्सन का नाम क्या था? हाँ, प्रोफेसर यशपाल। इनकी सदारत में जो है एनसीएफ 2005 जो है लाई गई। इसका पर्पस क्या था, क्यों लाई गई? एनसीएफ 2005, दो चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है एनसीएफ 2005 का जो है मकसद क्या था, फिर ये लाने की जरूरत क्या थी। पिछला एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था और एनसीएफ जो चल रहे थे 75, 88 और 2000 के, उनमें क्या खामी थी कि एनसीएफ 2005 को लाना पड़ा और अभी तक वो चल रहा है। वो चीज पर जो है देख रहे। पहला पर्पज है टू रिफॉर्म, कुछ चीजों को जो है रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था। पहला है करिकुलम,
करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए जो एनसीएफ 2005 लाया गया था। पहले करिकुलम कैसा था और अभी कैसा है? पहले जो करिकुलम था वो जो ट्रेडिशनल तरीके से था, स्टैंडर्ड था, यूनिफॉर्म था, सबके लिए एक ही करिकुलम रहा करता था। लेकिन एनसीएफ 2005 आने के बाद करिकुलम में तब्दीली हुई। आज का करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल है, डिफरेंशिएटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर जो है डिपेंड करता है। पहले वाला ट्रेडिशनल पर था, बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर था। दूसरी चीज थी पेडागोजी को रिफॉर्म करना है। दूसरी चीज क्या थी? पेडागोजी को रिफॉर्म करना। पेडागोजी क्या है? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने का जो तौर तरीका है, सिस्टम है, वो क्या कहलाता है? पेडागोजी कहलाता है। टीचर के अपने बच्चों की मुनासिबत से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना या उसकी में तब्दीली लाना पेडागोजी कहलाता है। तो तुम्हारे पुराने तौर पर जो टीचर पढ़ाता था वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच से पढ़ाता था, या आज के दौर में जो है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से पढ़ाता है। इसी वजह से जो है पेडागोजी में रिफॉर्म करना है, इस वजह से एनसीएफ 2005 लाया गया। दूसरी वजह थी। तीसरा था असेसमेंट में रिफॉर्म करना। असेसमेंट में रिफॉर्म करना। असेसमेंट में रिफॉर्म कौन सा? इससे पहले जो असेसमेंट होते थे वो अलग तरीके से होते थे, लेकिन इसके बाद जो असेसमेंट में तब्दीली लाई गई, जैसा हमने जो है आरटीई में और असेसमेंट में पढ़े, असेसमेंट अलग अलग तरह के, और इसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अचीवमेंट टेस्ट, इस तरह की अलग अलग चीजें। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी आज के दौर में है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। ये जो है असेसमेंट में रिफॉर्म लाने के लिए लाया गया। तीसरी बात थी स्कूल इन्वायरमेंट में या क्लास इन्वायरमेंट, स्कूल या क्लास इन्वायरमेंट में तब्दीली करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। तो इससे पहले स्कूल और क्लास इन्वायरमेंट में क्या तब्दीली थी, किस तरह चलते थे? तो पहले बच्चों के बैठने के लिए सादी चीजें रहा करती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो चटाई पर बैठते थे, मेट पर बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। एनसीएफ 2005 ने आने के बाद बच्चों के लिए जो है एक स्पेशल जो है मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए डेस्क और बेंच का होना जरूरी है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए। इसके साथ में कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी सहूलत होना चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम सही तरीके से होने चाहिए, और जो है बच्चों को जो है खुशगवार माहौल मिलना चाहिए। ये इस तरह के रिफॉर्म के लिए जो है एनसीएफ लाया गया। तो 4 मकसद थे इसके लाने के: करिकुलम में तब्दीली करना, पेडागोजी में तब्दीली करना, असेसमेंट में रिफॉर्म करना, और जो है स्कूल और क्लास इन्वायरमेंट में जो है क्या करना? तब्दीली करना। अब इसके एम्स क्या है? एम्स ऑफ एनसीएफ 2005। अभी हमने पर्पस देखे थे, अब एम्स है। एम्स बच्चों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पैदा करना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चे जो है खुद के ताल्लुक से जो है उजागर हो रहे, वो सेल्फ अवेयरनेस। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हर किसी को इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्विटी मिले, सोशल जस्टिस हो, इंसाफ हो, हर किसी को बोलने की आजादी हो। ये क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। इसके अंदर क्या है? ये डेवलप करना, ये इसका मकसद था। बच्चों में जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी पैदा करना। थिंकिंग और क्रिएटिविटी पैदा करना। बच्चों के अंदर जो है सोच जो है आजादाना होना चाहिए, इस तरह गुलामी वाली नहीं। अगर जो टीचर ने बताया उतना ही सोचेगा, उतना ही उसका दिमाग चलेगा, इतना नहीं, बल्कि उसके बाहर आना चाहिए। जैसे 21st सेंचुरी की जो है स्किल्स है, वो कौन कौन सी स्किल्स है? कोलैबोरेटिव वर्क है, सोशल जस्टिस है, सोशल इन्वायरमेंट में तुम्हारे को रहना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलैबोरेटिव वर्क है, टीम वर्क है, पीयर वर्क है। ये सब क्या है? तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है। ये सब चीजें जो है तुम्हारी 21st सेंचुरी की स्किल है, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर पैदा करना, ये एनसीएफ 2005 का मकसद था। तीसरी बात यह, लर्निंग विदाउट फियर होना चाहिए। बच्चों की जो है लर्निंग, हमने जो है लर्निंग का जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें डिटेल में पढ़े कि लर्निंग विदाउट फियर क्यों अहमियत रखता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी तरीकों को जो है हमने ध्यान में रखे थे उस वक्त में। इसका नेगेटिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बच्चों में जो है डर नहीं होना चाहिए।
लर्निंग जो है डर से आजाद होनी चाहिए, फियर फ्री लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की। बच्चों में जो है इक्विलिटी और इक्विटी को जो है इंश्योर करना है, इक्वेलिटी एंड इक्विटी। इक्वेलिटी, सबको जो है बराबरी का हक है, सबको जो है तालीम एक्सेसिबल होना चाहिए, हर बच्चा जो है क्लास में आकर बाकायदगी से पढ़े, उसका हक है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, लड़का हो लड़की हो, कहीं भी रहने वाला हो, शहर में रहता हो गांव में रहता हो, हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तालीम की। और इक्विटी, इक्विटी मतलब कि जिसको जितनी जरूरत है उतना मिले। समझ में आया? कोई अगर से जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, कोई बैकवर्ड क्लास से आता है, तो उसके लिए उतनी सहूलत मुहैया होनी चाहिए कि वो जो है स्कूल तक पहुंचे। इस तरह जो है इंश्योर इक्वेलिटी और जो है इक्विटी का इसमें जो है मकसद था। पीस, टॉलरेंस, इक्वेलिटी। पीस, इक्वेलिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, ये चीजों की जो है ये वैल्यूज को प्रमोट करना इसका मकसद है। बच्चों के अंदर पीस होना चाहिए, बच्चों में जो है एक सद्भावना जिसको बोलते हैं ना अपन, आपस में रहम दिली, अमनो अमान, वो क्वालिटी बच्चों के अंदर पैदा करना है। इक्वेलिटी के हर कोई बराबर है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, ये क्वालिटी बच्चों के अंदर पैदा करना है, एनसीएफ 2005 का मकसद था। तीसरी बात था कुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस, बच्चों में जो है कुव्वत बर्दाश्त पैदा करना, दूसरे की बात खत्म होने से पहले जो है अपना जवाब दे रहा है, बच्चे को दूसरे के भी पॉइंट सुनने की आदत होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। और जस्टिस, हर किसी के साथ में इंसाफ हो, किसी के साथ में नाइंसाफी ना हो, ये वैल्यूज बच्चों के अंदर पैदा करना एनसीएफ 2005 का एम था। और पांचवा एम है इसका, क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जिम्मेदार शहरी भारत के बनाना एनसीएफ 2005 का एम है। कैसे शहरी बनाना? जिम्मेदार जो है भारत के तई जिम्मेदार हो। एनसीएफ 2005 को लाने की क्या जरूरत थी? एनसीएफ 2005 को लाने की क्या जरूरत थी, जबकि इससे पहले 1975 का एनसीएफ था, 1988 का एनसीएफ था, 2000 का एनसीएफ था। ये एनसीएफ 2005 को क्यों लाने की जरूरत पड़ी? उन्हीं को कंटिन्यू कर लेते। उसकी कुछ वजह थी। क्या वजह थी? सबसे पहला कि पुराने इसमें जो था वो फोकस करते थे रोट लर्निंग पर। पुराने एनसीएफ में फोकस था रोट लर्निंग पर, याद कराने पर, रट्टा मारने पर, बच्चों के मेमोराइज करना, जो याद कराया जाए उसी को जो है दोहराना। बच्चों को कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर बच्चे जो है सवालों के जवाब याद कर आएंगे, टीचर उसी पर टेस्ट लेगा, बच्चे अपनी याददाश्त के मुताबिक उसको लिखेंगे। ये क्या हो गया? एनसीएफ से पहले इस तरह का माहौल चलता था, रोट लर्निंग और जो है मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता था, अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर किया जाता था। बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है, बच्चों उसका इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों को जितना सिलेबस है, जितना किताब में दिया गया उतना पढ़ा देना, यही जो है इससे पहले एनसीएफ का मकसद था। आज जाकर जो है वो मकसद जो है चेंज हुआ। ये खामी को दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया था। चलो गाइस, अरे इधर इस तरफ उधर बैठो। इससे पहले एनसीएफ में बच्चों के जो है बस्ते का ध्यान नहीं रखा जाता था, बच्चों के पीठ पर कितना बोझ पड़ रहा है, उनके दिमाग पर कितना बोझ पड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ जो है किताब में जितना दिया गया वही सिलेबस को फॉलो करना है और टीचर को किताब के मुताबिक पढ़ाना था। लेकिन एनसीएफ 2005 ने वो बदल दिया, तुम्हारे को किताब पर ध्यान नहीं देना है, किताब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए एक रेफरेंस बुक है, उसके अलावा तुम्हारे को देना है, पूरा डिपेंड किताब पर नहीं रहना है, सिलेबस खत्म करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके अलावा दूसरी चीजें हैं जो टीचर को लगता है उस पर जो है ध्यान दिया जाए। बर्डन बाय हेवी बुक्स, पुराने बस्ते में जो है हर सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें रहा करती थी, वो किताबों का बर्डन जो है बच्चों से कम करना था, लेकिन पुराने एनसीएफ जो है कम नहीं करते थे, इस वजह से एनसीएफ 2005 को लाना पड़ा।
रियल लाइफ एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट किया जाता था। बच्चों के जिंदगी से जोड़कर कोई टॉपिक जो पढ़ाया जाता है या जो टॉपिक होते थे वो बच्चों की जिंदगी से जुड़े हुए हो, पुराने वो मर्तबा इस पुरानी एनसीएफ में इस तरह की कोई चीज नहीं थी, बल्कि जो है कोई भी एक टॉपिक निकाल लिए, चाहे बच्चों के वो लाइफ से करेक्ट करता हो या ना करता हो। कोई टॉपिक जो है बच्चा यहाँ पर है, उनको जो है साइबेरिया का या फिर जो है रूस का कोई एक पैराग्राफ निकाल कर दे दिया, जबकि बच्चा उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये रियल लाइफ से जो है कनेक्शन नहीं हुआ करता था पुराने एनसीएफ का, इस वजह से एनसीएफ 2005 लग गया। और इसको जो है गौर से देखो, इसी पर जो है चीजें चल रही है। ब्रॉड लर्निंग नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसी होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। आज के दौर में मेमोराइजेशन जो है निगेटिविटी है, मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करना है आज के दौर में। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, क्रिएटिविटी पर फोकस करना है, बच्चों के क्रिटिकल रीजनिंग पर ध्यान देना है। बर्डन बाय हेवी बुक्स, हेवी बुक्स का बर्डन नहीं है, किताबें जो है कम से कम करने की कोशिश की गई है। रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है बच्चों को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। ये सब किसकी वजह से, एनसीएफ की वजह से। इसके 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है। एनसीएफ 2005 के 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। 4 कौन कौन से हैं? कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड लाइफ, सिर्फ बच्चों को स्कूल में पढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि स्कूल से पढ़ाने के बाद बच्चों का वो टॉपिक जो है रियल लाइफ से जुड़े, स्कूल के बाहर भी उनकी जिंदगी है, इस पर फोकस करना है। एनसीएफ का गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। 4 ही प्रिंसिपल है इसके, और उसमें से पहला प्रिंसिपल क्या है, बच्चों की रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है स्कूल के बाहर। दूसरा है इसका इंश्योर लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड। रटने वाले कंसेप्ट से बाहर निकलकर रोड लर्निंग से हटकर बच्चे के मीनिंगफुल लर्निंग पर जो है ध्यान देना चाहिए। बच्चे को याद नहीं कराना है, बच्चे ने क्या समझा इस पर ध्यान देना है। ये इसका जो है दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है। तीसरा जो है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे जो अलग अलग एतबार से, कुछ कमजोर बच्चे हैं और कुछ जो है टैलेंटेड बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चों को उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बच्चों के एतबार से जो है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए करिकुलम में, जब भी तुम जो है करिकुलम तैयार कर रहे हो। तो ये इसका जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है। और चौथा और आखिरी इसका प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन। एग्जाम कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यहां पर जबकि यहां पर किताब पर मुकम्मल तौर पर फोकस नहीं करना है, तो तुम्हारा सिलेबस जितना हुआ है, जितना तुमने पढ़ा है, उसी पर जो है बच्चे का एग्जाम होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री एग्जाम होना चाहिए। बच्चों के जो है रियल लाइफ से जितना पढ़ाया गया है, जितना बच्चे ने समझा, उसी पर एग्जाम होगा। इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में भी रहेगी और एग्जामिनेशन में भी रहेगी। ये 4 प्रिंसिपल जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है एनसीएफ के। कौन कौन से एरियाज में जो है काम करता है ये एरियाज ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ ने काम कौन सी चीज पर किया है, लर्निंग और नॉलेज के ताल्लुक से एनसीएफ 2005 का क्या कहना है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। क्लास कैसी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस करना है, डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करना है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर फोकस करना है। बच्चा जितना समझ रहा है उतना ही बताना है, उसके रियल लाइफ से जोड़कर बताना है। अगर से वो नहीं समझ रहा है तो उसकी लेवल पर जाओ। कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको सिलेबस उससे ऊपर का दो, एक स्टेप ऊपर का सिलेबस दो। मतलब जो है बच्चे का जो है एतबार से जो है लर्निंग और नॉलेज होना चाहिए।
करिकुलर एरियाज, करिकुलर एरियाज पर जो इसने फोकस किया, करिकुलर एरियाज कौन कौन से? जैसे जो है बच्चों के ऐसे बहुत सारी चीजें जो सब्जेक्ट है बच्चों की, जो है प्ले वे में बच्चों को सिखाना है। वोकेशनल कोर्सेज जो है 6 से 8वें और 12वीं के बाद में जो है रखना है। जो ऐसा टॉपिक जिसमें जो है रीजनिंग होती है, जिसमें जो है हाइपोथेसिस होता है या हाइपोथेटिकल होता है, चीजें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसमें होती है, वो सब्जेक्ट को जो है छठी के बाद डालना है। ऑपरेशनल जो है प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल को जो है शुरुआती दिनों में रखना है, जिसको बच्चा समझ सके। इन चीजों में तब्दीली करना है। असेसमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पीरियडिक होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। टीचर जो है उनके एतबार से चीजों को देखे, समझे, उनकी खामियों का पता लगाए और उसके एतबार से टीचिंग करे। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए। तो इस चीज पर जो है करिकुलर एरियाज पर भी जो है फोकस किया है एनसीएफ ने। तीसरा है स्कूल इन्वायरमेंट पर। स्कूल इन्वायरमेंट में अभी हमने देखे, स्कूल इन्वायरमेंट जो है बच्चों के एतबार से होना चाहिए। यहां पर जो है रैंप हो, इंक्लूसिविटी हो, तमाम बच्चे पढ़े, तमाम बच्चों के लिए सहूलतें हो, डेस्क हो, बेंच हो। समझ में आया? जब बच्चा जो है यहां पर आ रहा हो, जरूरत से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग हो तो उसके लिए सहूलत हो। टॉयलेट बाथरूम अलग अलग हो, बॉयज के लिए अलग हो, गर्ल्स के लिए अलग हो, और उसमें जो है वेस्टर्न टॉयलेट हो, ताकि जो है कोई ऐसा बच्चा जो फिजिकली जो है डिसेबल है वो अपने तौर पर जो है चीजों को हैंडल कर सके। सिस्टमेटिक रिफॉर्म, सिस्टमेटिक रिफॉर्म में क्या है? फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो कैसा पढ़ाया जाएगा? खेलकूद के जरिए से पढ़ाया जाएगा। थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो उनको डिस्कवरी लर्निंग दी जाएगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी। बच्चे थोड़े और बड़े हो गए तो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ उनको फोकस किया जाएगा। थोड़े और बड़े हो गए तो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ उनका जो है ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब जो उसने स्टेजेस रखा है, यही स्टेज को आगे चलकर जो है एनईपी 2020 ने जो है अपनाया है। जैसे मिसाल के तौर पर फाउंडेशनल स्टेज दिया है उसने, प्रीपैरेटरी स्टेज है, ये इस तरह के जो 4 स्टेजेस दिया है उसने। ये वाला फॉर्मूला है 5-3-3-4 का। ये फॉर्मूले जो है पूरे एनसीएफ में है कि बच्चों के स्टेज के एतबार से, उनकी उम्र के एतबार से जो है बच्चों का सिलेबस रखा जाए और उनकी दिमागी सलाहियत के एतबार से उनको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पर जो है ध्यान दिया गया है इसमें। दूसरे इस पर जो है इसने क्या किया? टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। टेक्स्ट बुक जो होगा वो इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उसमें जो है हर बच्चे के एतबार से ध्यान रखा जाए, लड़का और लड़कियों के ताल्लुक से ध्यान रखा जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि पुरानी जो किताबें हुआ करती थी उसमें जो है जैद का ही नाम बार बार आता था, अब जैद नहीं जायदा का भी नाम आना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना है, जेंडर इक्वेलिटी को, जेंडर इक्विटी को जो है प्रमोट करना है। बच्चों के एतबार से जो है नाम होंगे, बच्चों में जितनी जो सिलेबस होगी उसके अलावा जो है किताबें रंगीन होना चाहिए, उसमें जो है तस्वीर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। ये टोटल चीजों के रिफॉर्म में काम किया है एनसीएफ ने। और एनसीएफ का टेक्स्ट बुक के ताल्लुक से तो पता है कि वो टेक्स्ट बुक को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, उसके बाहर जो है पढ़ाना है वो भी चीज को ध्यान देता है। रोल ऑफ ए टीचर कैसा होना चाहिए एनसीएफ में? एनसीएफ 2005 के मुताबिक टीचर कैसा होना चाहिए? सबसे पहला फैसिलिटेटर होगा। क्या करेगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, बच्चे जो है ऑटोमेटिक सीखेंगे। क्या होगा? को लर्नर होगा, गाइड होगा,
डेमोक्रेटिक रहेगा। डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। डेमोक्रेटिक माहौल तैयार करेगा, बच्चों को बोलने की आजादी होगी, बच्चों को समझने की आजादी होगी, अपना लीडर चुनने की, उसको जो है वोट देने की, सोशल जस्टिस प्रमोट करने की, इक्वेलिटी इक्विटी की जो है बात होगी। तो डेमोक्रेटिक होगा। केयरिंग होगा, केयरिंग रहेगा। दूसरा जो है लर्निंग पर फोकस करेगा। लर्निंग पर फोकस करेगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर अगर तो उसने पढ़ाया और उसको कोई अपनी टीचिंग में किस तरह की जो है प्रॉब्लम लग रही है, वो खुद पर गौरव खोज करे और अपनी चीजों को या अपनी तदरीस को, अपनी टीचिंग को उसके एतबार से जो है चेंज करे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा। और साथ में बच्चों के साथ साथ वो भी सीखेगा। कंटिन्यूअस असेसर होगा। कंटिन्यूअस असेसर, असेसमेंट पता है, असेसमेंट जो करता है वो कहलाता है असेसर। तो कंटिन्यूअस असेसर मतलब बच्चों का जो असेसमेंट है वो रेगुलर करेगा, लगातार करता रहेगा। एनसीएफ 2005 का जो है लैंग्वेज के ताल्लुक से क्या कहना है? सबसे पहले ये बात करता है एलएसी की। जब हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे और लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ रहे थे तब हमने एलएसी पढ़े थे। क्या है इसका मतलब? अक्रॉस करिकुलम। एलएसी की बात करता है, मतलब जो है जो सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाएगी वो लैंग्वेज ही पढ़ाएगी। और लैंग्वेज पर जो फोकस करता है वो दो चीजों पर, सबसे पहला है मल्टीलिंगुअलिज्म और दूसरा है मदर टंग। पहला है मदर टंग, मतलब जो है इसका कहना यह है कि जो है बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो जो है मदर टंग में देना चाहिए। और एनईपी 2020 बोलता है कि अप टू 5 ग्रेड तक, स्टैंडर्ड तक मदर टंग में तालीम दो, उसकी मादरी जबान में बच्चे की। दूसरी चीज पर जो है फोकस करता है ये मल्टीलिंगुअलिज्म पर, मतलब जो है बच्चों को जो है एक से ज्यादा जबानों का जो है एक्सपोजर दो। बच्चों को जो है एक से ज्यादा जबानों का एक्सपोजर दो ताकि जो है बच्चे और बेहतर तरीके से सीख सके। और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम डायलॉग की ये बात करता है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव समझ में आया? बच्चे जो डायलॉग भी करेंगे वो लैंग्वेज भी जो सीखेंगे वो कंस्ट्रक्टिव वे में सीखेंगे। बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को सिर्फ जो है जबान के अल्फाज रटा देना है, मैं आया कमिन सर, मैं आया कमिन सर, मैं आया कमिन सर। बच्चे ने याद कर लिया, उसके अलावा 2 लोग आ रहे तो भी बोल रहा है मैं आया कमिन सर, 10 लोग भी बाहर खड़े हैं तो बच्चा बोल रहा है मैं आया कमिन सर। नहीं, इस तरह रटाना नहीं है। बच्चे को जो है उसको समझना है, बच्चा समझेगा। एक बच्चा है तो मैं आया कमिन सर, 2 से ज्यादा है तो मैं भी कमिन सर। इस तरह बच्चे जो खुद के एतबार से उसमें चेंजेस कर सके, समझकर उस पर फोकस करना है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम डायलॉग पर जो है ध्यान देना है। अब इसका जो है एक शॉर्ट में एक समरी हम जो है देख लेते हैं एनसीएफ की। एनसीएफ 2005 जो है शॉर्ट में जो है समझते हैं कौन सा अप्रोच फॉलो करता है ये? यस, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो करता है। और इससे पहले कौन से फॉलो करते थे? बिहेवियरिस्ट फॉलो करते थे। लर्निंग इसमें कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होंगी, बराबर है। डिस्कवरी होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, है ना, जॉयफुल लर्निंग होगी। ये हम समरी इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जो है सवाल इस तरफ का अगर से किसी भी आया तो हमारे को एनसीएफ जो है एक नजर में पूरा क्लियर हो जाए और इसको जो है जहन में रख सके। करिकुलम कैसा होना चाहिए? बच्चों के एतबार से तो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए?
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बराबर है, रिलीवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, बच्चों की रियल लाइफ से जो है जुड़ा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसकी टीचिंग से जो है जुड़कर होना चाहिए, रियल लाइफ से जुड़कर होना चाहिए। टीचर कैसा रहेगा? यस, ये हम सिर्फ जो है शॉर्ट में देख रहे हैं। फैसिलिटेटर रहेगा, गाइड रहेगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रहेगा, असेसर रहेगा, कंटिन्यूअस। उसके बाद में इन्वायरमेंट असेसमेंट कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा, आम जबान में बोले तो सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहेगा। दूसरा जो एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? क्लास का, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? यस, बर्डन फ्री रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, और इंक्लूसिव रहेगा। इंक्लूसिव समझ रहे हैं ना? हर बच्चे को जो है साथ में पढ़ने की इजाजत है। लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल होगी? पहला जो है मदर टंग की बात करता है, और दूसरा है मल्टीलिंगुअलिज्म की। वैल्यू कौन कौन सी चीजों को देगा? यस, डेमोक्रेटिक, पीस, इक्वेलिटी, इक्विटी, इक्विटी, इंक्लूजन क्या रहेगा? एज ए रिसोर्स। डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, जितने बच्चे जो है अलग अलग किस्म के पढ़ेंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए उतना ही जो है फायदेमंद चीज है डाइवर्सिटी। एग्जाम कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और इंटीग्रेटेड विद लर्निंग। उन्होंने जो सीखे उसी पर जो है एग्जाम रहेंगे, जो उन्होंने नहीं सीखे उस पर एग्जाम नहीं होगा। ये जो है हमने इसको डिटेल में पढ़े। एक चीज रह गई है, उसको जो है पढ़ते हैं। जेपी नायक करके जो था, जेपी नायक ने 3 चीजों की बात की। 3 ट्रायंगल बोलते हैं जेपी नायक का। एक है इक्वेलिटी, इसको इस तरह ना समझते हुए हम ट्रायंगल बना लेते। इक्वेलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। जेपी नायक ने 3 चीजों का ट्रायंगल दिया। पहला है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब यह है कि हर बच्चा जो है इल्म हासिल करने में, तालीम हासिल करने में बराबर है। कोई बच्चा ऊपर नहीं है, कोई बच्चा नीचे नहीं है, सब बच्चे कैसे है? बराबर है। दूसरा है क्वालिटी। जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। बच्चों के साथ में जो है क्वालिटी जो है जाहिर होना चाहिए एजुकेशन की, जो उनको जो है रियल लाइफ से जोड़ने में और रियल लाइफ में रहने में या सोसाइटी में रहने में उनकी मदद करे, उसकी क्वालिटी जो है झलकना चाहिए। और तीसरी बात है क्वांटिटी। हर बच्चे तक जो है क्वांटिटी जो है पहुंचना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर जो है कुछ ऐसी चीजें है, डेस्क और बेंच, या फिर कुछ ऐसी जरूरतें, किताबें कम पड़ रही है, या फिर जो है जितने जो है इंस्ट्रूमेंट या जो है एक्सेसरीज लगना चाहिए स्कूल में, वो क्वांटिटी जो है पूरी तौर पर जो है पहुंचना चाहिए बच्चों के लिए स्कूल में। तो ये 3 ट्रायंगल को जो है इसने जो है जेपी नायक ने अहमद दिया। हालांकि जेपी नायक को कुछ पूछता नहीं, लेकिन चलते चलते हमने जो है इसको याद आया तो जहन में रख लिए, देख लिए। हमारा एनसीएफ जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है।
है।